हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी की क्लास का जो आज लेक्चर पढ़ेंगे, 5वां लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि भारतीय संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया है या भारतीय संविधान के निर्माण का जो इतिहास रहा वह किस प्रकार का इतिहास रहा है। भारतीय संविधान किन किन एक्ट के बाद, कितने अधिनियम के बाद ये भारतीय संविधान बना, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में कि भारत का संवैधानिक इतिहास कैसा रहा। यदि भारत के संवैधानिक इतिहास की जिक्र करें तो जो भारत का संवैधानिक इतिहास था उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। भारत का संवैधानिक इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला एक था कंपनी के अधीन भारत, कंपनी के अधीन भारत और दूसरा था सम्राट के अधीन भारत। पहला था कंपनी के अधीन भारत कैसा था, दूसरा था सम्राट के अधीन भारत कैसा था। कहा था कि जहां जो यूरोपीय व्यवस्था था वह किसी न किसी क्रांति का परिणाम था, वहीं जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वह किसी क्रांति का स्वरूप न होकर के बल्कि जनता के मान्य प्रतिनिधियों के आपसी बहस के दौरान बनाया गया एक प्रकार से क्या है, संविधान है। और इस संविधान जो आज विद्यमान है उसका एक छोटा सा इतिहास जिसे हम भारत का संवैधानिक इतिहास कहते हैं, जो इसका छोटा सा एक इतिहास है, इसी इतिहास को भारत के संवैधानिक इतिहास या भारत का संवैधानिक इतिहास के नाम से जानते हैं। इसे दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला था कंपनी के अधीन भारत का शासन कैसा था और दूसरा सम्राट के अधीन का शासन कैसा था। अगर हम कंपनी के अधीन जब भारत का शासन पढ़ते हैं तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक। और जब हम कंपनी के अधीन भारत पढ़ते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1935 तक। इस सब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक एक करके कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1784 का एक्ट क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट क्या है, 1853 के चार्टर एक्ट में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो जब ये कंपनी के अधीन भारत की हम बात करते हैं कि कंपनी के अधीन भारत का शासन कैसा था या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत कैसा था। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद इसका जो प्रभाव पड़ा भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और 1765 से लेकर के 1775 तक 1765 से लेकर के 1772 तक भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था था। कब से कब तक? 1765 से लेकर के 1772 तक भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था थी।
द्वैध शासन की व्यवस्था थी, द्वैध शासन की व्यवस्था थी। अर्थात कुछ अधिकार जो था वो मुगल बादशाहों के पास था और कुछ अधिकार कंपनी के शासक के पास था। कुछ अधिकार मुगल बादशाहों के पास था और कुछ अधिकार जो है कंपनी के पास था। इस समय कंपनी के शासक जो था कुछ समय के बाद भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा लिप्त हो गया कि 1772 आते आते कंपनी ने भारत को छोड़ने का निर्णय बना लिया। उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई, उन्होंने निर्णय किया कि अब हमें भारत को छोड़ देना चाहिए। जब कंपनी ने भारत छोड़ने का निर्णय बना लिया, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत में बने रहने के लिए कहा और धन देने का क्या किया, वादा किया। कहा कि आप भारत में व्यापार करिए, जो भी खर्चा लगेगा उस टोटल खर्चों को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। और जब कंपनी ने यह बात कही, ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ने जब कंपनी को इस बात को बताया, लेकिन धन देने के साथ साथ उन पर नियंत्रण लगाने की भी निर्णय लिया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक ब्रिटिश संसद ने जो अधिनियम पारित किया, जो जनता पर शासन करने के लिए नहीं था बल्कि कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए था। जनता पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि वह कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए था। जनता प्रशासन कंपनी द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से होता था। एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार 1858 के पहले तक भारत पर अप्रत्यक्ष शासन करता था। 1858 के पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करती थी बल्कि वह कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करती थी। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के पूर्व जो कंपनी का शासन था वो कलकत्ता, मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। कहां तक? कलकत्ता, मद्रास और बंबई, यही तीन प्रेसिडेंसी तक कंपनी का शासन जो था वो सीमित था। एक एक गवर्नर के माध्यम से शासन किया जाता था। लेकिन जब इस एक्ट के द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक सुनिश्चित शासन पद्धति की नींव पड़ी, जब सुनिश्चित शासन पद्धति की इस पे नींव पड़ी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसके लिए? बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्त की गई जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ये जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। एक एक गवर्नर के माध्यम से गवर्नर जनरल शासन करता था। गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 4 सदस्यों की नियुक्ति अतिरिक्त किया था। कितनी? 4 सदस्यों की अतिरिक्त क्या किया था? नियुक्ति किया था। अतः इस एक्ट के माध्यम से 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया और इसके द्वारा कंपनी के भारत में देखरेख के लिए इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। जब इसका गठन किया गया इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट यह चाहती थी कि सरकार को संपूर्ण जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देता था। और इस एक्ट के द्वारा 1774 में कब?
1774 में। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई? स्थापना हुई। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो गई, लेकिन भारत का यह अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके विरुद्ध जो अपील होता था वह इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में हुआ करता था। कहां पर? इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में हुआ करता था। इसके बाद आता है कि 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1773 के बाद आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इस पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना चाहते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बताते हैं। हमने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की गठन किया गया और 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा कहा गया कि भारत का ये अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था, जबकि भारत का अंतिम अपीली न्यायालय इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल हुआ करता था। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन सब के बारे में हमने पढ़ा कि भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट क्या है। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट क्या है? (1784) का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी को भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ और इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार को जो है अलग कर दिया गया। राजनीतिक और व्यापारिक जो इसको कार्य थे दोनों को अलग अलग, राजनीतिक कर अलग होगा और व्यापारिक कार्य क्या होगा? अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य जो है कंपनी के हाथ में रहने दिया गया और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण व निरीक्षण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिससे राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण और निरीक्षण किया जा सके। इसके सदस्यों को केवल हटाने की जो व्यवस्था थी वह सिर्फ सम्राट हटा सकता था। हटाने की व्यवस्था जो थी उसको सिर्फ सम्राट ही हटा सकता था। तो 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट है उसके माध्यम से बताया गया कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य हैं दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। राजनीतिक जो कार्य है वो अलग होगा, व्यापारिक कार्य जो है वो अलग हुआ। व्यापारिक कार्य को रहने दिया गया, जबकि राजनीतिक कार्य के निरीक्षण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और इसके बाद इसमें बताया गया कि इनके जो सदस्य थे, सदस्यों को हटाने की जो व्यवस्था थी, वो पावर थी, जो शक्ति थी, वो सिर्फ किसमें था? सम्राट में था। सम्राट ही इनको हटा सकता था, बाकी को हटा नहीं सकता था। तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में बताया गया कि कंपनी में राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे दोनों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक का कार्य वैसे रहने दिया गया, जबकि राजनीतिक कार्यों को निरीक्षण करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए उस एक्ट के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया
जिसको हटाने की जो सिर्फ शक्ति थी वह सिर्फ सम्राट के पास हुआ करती थी, बाकी किसी के पास नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या क्या बताया गया, किस प्रकार से कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक कार्य रहा, आइए हम उन सब के बारे में देखते हैं। जो ये 1813 का जो ये चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का जो चार्टर ये एक्ट है, इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कौन कौन से चीजें 1813 के चार्टर एक्ट में बताया गया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और बताया गया लेकिन जो चाय और चीन के साथ यह अधिकार हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। व्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसका जो चीन और चाय के साथ व्यापार था यह बना रहा, उसको हटाया नहीं गया। इंग्लैंड के सभी निवासियों को सरकार से लाइसेंस लेकर भारत में व्यापार करने का छूट मिल गई कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। एक दिन एक ऐसा दिन आ गया कि भारत में विदेशी माल, विदेशी सामान जो इतनी भरपूर मात्रा में आने लगे कि भारत की जो कृषि व्यवस्था थी एक प्रकार से डगमगा गई। जब भारत की कृषि व्यवस्था डगमगा गई तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था भारत की जो थी वह पूर्णतः नष्ट होने लगती है। जब भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगती है और इसी में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में मिशनरियों का प्रवेश होता है। इसका मिशनरियों का प्रवेश होता है और इसी में जब भारत में मिशनरियों का प्रवेश हुआ, सरकार ने कहा कि इस पे हम मिशनरियों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। कितने? 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। सॉरी 10 लाख नहीं, 1 लाख, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और इन मिशनरियों को रोकने के लिए सरकार जगह जगह पर धर्म विभाग की स्थापना तथा रहने खाने की छूट दे दी कि जो भी खर्च आएगा आप लोग जाइए, जो भी खर्च आएगा उसका वहन कौन करेगा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। कंपनी में 20 वर्षों तक और रहने को भारत में लाइसेंस प्राप्त हो गया। जो कंपनी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से ही भारत को छोड़कर जाने वाली थी, वह कंपनी धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को भारत में एक ऐसा प्रचार प्रसार कर रही थी कि इसको धीरे धीरे जो है 20 वर्ष और आगे तक रहने के लिए इसको मौका मिल जाता है। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई, आइए हम लोग देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कैसे कंपनी भारत में शासन करती थी, कैसे अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। यदि हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें, इस एक्ट के द्वारा भी कंपनी का जो बचा खुचा व्यापारिक एकाधिकार था पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था वह पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता था और भारत में एकात्मक शासन की शुरुआत होती है। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की नींव पड़ती है, शुरुआत होती है। जब भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की नींव पड़ती है, इसके द्वारा भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था
जो भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। गवर्नर जनरल घोषित किया गया। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल का पद को क्या किया गया, घोषित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जबकि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम बेंथमवादी गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं। बेंथमवादी गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1833 के चार्टर एक्ट में ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा, सती प्रथा, बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध, बाल विवाह जैसे जो कानून थे बने, बाल श्रम या बाल विवाह, बाल विवाह जैसे जो हमारे कानून थे इनको राजा राम मोहन राय के सहयोग से हटाने का प्रयास किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से बताया गया कि गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी सदस्य होंगे, एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। इसकी सहायता के लिए एक अलग सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। और इसी एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया। किसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया गया। किस एक्ट के माध्यम से संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का क्या पहला गवर्नर जनरल जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से कंपनी का जो एकाधिकार है उस कंपनी के एकाधिकार को किस तरीके से कार्य किया जाए कि यह कंपनी कुछ दिन तक और भारत में रह सके। जब इतने सब सारे छूट दे दिए गए तो कंपनी को भारत में 20 साल रहने का और मौका मिल गया। कहने का मतलब था धीरे धीरे कंपनी जिस प्रकार से कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाए, जब तक कुत्ता उस रोटी के टुकड़े को खाता है तब तक शांत रहता है, और जैसे इसको रोटी का टुकड़ा खत्म होता है पुनः ये भागने लगता है इधर उधर। तो भारत में जो ये हमारी कंपनी शासन कर रही थी इनके माध्यम से, वह हम लोगों को भारतीयों के सिर्फ रोटी का टुकड़ा फेंकती थी कि आप शांत रहे इतने दिन तक, फिर अपने भी इनका कार्यकाल और इतना दिन बढ़ जाएगा, फिर आप रोटी का टुकड़ा एक फेंकेंगे। जो हमारे चार्टर एक्ट फेंके जा रहे थे ये रोटी के टुकड़े के समान थे कि आप भौंकने ना पाओ, जिससे उनका काम चलता रहे और वे भारत में अपना राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पूर्णतः करते रहे। इसके बाद से जो अहम आता है, जहां से कुछ सुधार हम लोगों को देखने को मिलता है, वह आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको 1853 का चार्टर एक्ट क्या था। इस 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कौन कौन से कार्य किए गए, कंपनी किस प्रकार से भारत में अपने धीरे धीरे परिवर्तन लाई और कैसे भारत में उसका प्रचार प्रसार हुआ, कैसा उसका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है।
तो फिर 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में हम जाने। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। इस 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किस प्रकार से कंपनी क्या क्या कार्य करती है, आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें बताया गया यह कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए करने वाला एक अंतिम अधिनियम था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था वह कंपनी पर नियंत्रण करने वाला पूर्णतः एक प्रकार से अंतिम अधिनियम था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के लिए आगे की कोई समय सीमा तय नहीं की गई। जैसे अभी तक हमने देखा 20-20 वर्ष तक कंपनी का अधिकार धीरे धीरे बढ़ता था, जबकि 1853 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की कोई समय सीमा नहीं फिक्स की गई कि एक कंपनी कितने देर तक कार्य करेगी। जब ये प्रोसेस किया गया तो इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर की बात की जाती है, इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर की बात की जाती है कि किस प्रकार से कंपनी यहां पर शासन और कितने दिन तक ये करेगी। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यपालिका में एक कानूनी सदस्य का नियुक्त किया गया और इसी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा का कराने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम बार आईसीएस की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। आईसीएस की परीक्षा कराने का निर्णय लिया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत विधान है। परिवर्तन जो है प्रकृति का एक शाश्वत विधान है। कंपनी के विरुद्ध धीरे धीरे इस क्रांति में देसी रियासत भी जो है शासकों ने साथ नहीं दिया। पहले जब देसी रियासतों ने कंपनी को साथ देते थे फिर कंपनी के पास एक मजबूती आती थी। कंपनी फिर पूर्णतः किस प्रकार से कार्य करेगी वो कंपनी डिफाइन कर लेती थी। लेकिन जब उसके पीछे से देसी रियासतों का हाथ हटा तो धीरे धीरे कंपनी कमजोर होने लगी। और जब धीरे धीरे ये कंपनी कमजोर होने लगी, कंपनी ने इस विद्रोह को कुचलना प्रारंभ कर दिया और अपनी सत्ता पुनः स्थापित किया। जब अपनी सत्ता पुनः स्थापित किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त करने का यहीं पर अवसर मिल जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार को कंपनी को बढ़ाने के लिए एक अवसर मिला, तत्कालीन जो वहां के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, लॉर्ड पामस्टोन, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टोन ने कंपनी को कार्य बटाओ नोटिस भेजा कि क्या कारण है कि भारत में इस प्रकार का विद्रोह हो रहा है, कि आप लोग ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं कि भारत में इतने बड़े बड़े विद्रोह हो रहे हैं। जब 1873 का एक चार्टर एक्ट पारित हुआ, देसी रियासत ने उनका साथ छोड़ दिया तो विद्रोह करना चालू किया गया। तो कंपनी ने उस विद्रोह को क्या किया, कुचलने का प्रयास किया। तो उस समय तत्कालीन जो वहां के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, लॉर्ड पामस्टोन ने एक कार्य बटाओ नोटिस भेजा कि ऐसा क्या कारण है कि भारतीयों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और आप भारत को शासन चलाने में सक्षम नहीं हैं, क्या कारण है। आपको भारत की सत्ता से बेदखल क्यों ना कर दिया जाए। कंपनी ने तमाम कारण बताने के बावजूद ने लॉर्ड पामस्टोन ने भारत शासन अधिनियम 1858 पेश किया। जब भारत शासन अधिनियम 1858 पेश किया, इस 1858 के अधिनियम के बाद ये जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन ना होकर के यह शासन अब सम्राट के अधीन शासन हो गया। जब ये शासन कंपनी के अधीन ना होकर के सम्राट के अधीन हुआ, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी के अधीन शासन, भारत का शासन कैसा था,
हम लोगों ने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इन सब के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि 1858 का जो नया एक्ट पारित किया गया, सम्राट के अधीन भारत का शासन अधिनियम कैसा था, 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या है, यहाँ से लेकर हम लोग पढ़ेंगे कल 1935 का भारत शासन अधिनियम तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको पहला नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।